नील्स बोहर की तृतीय अवधारणा में ये बताया गया था कि जब निम्न कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ पर कोई निम्न कक्षा है, निम्न कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वह उच्च कक्षा में चला जाता है, वहाँ अल्प समय के लिए ठहरता है, फिर वापस से निम्न कक्षा के अंदर आता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, यानी कि फोटोन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। और जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो फोटोन का क्या करता है, ये फोटोन का उत्सर्जन करता है। फोटोन का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ये मान लो निम्न कक्षा है जिसको अपने N1 कह दिया, उच्च कक्षा को क्या कहा है, N2। ये निम्न कक्षा है और ये क्या है, उच्च कक्षा है। निम्न कक्षा को N1 से दर्शाया है, वह उच्च कक्षा को N2 से दर्शाया है। और निम्न कक्षा की ऊर्जा को मैं E1 से दर्शा दूं, जबकि उच्च कक्षा की ऊर्जा को मैं E2 से दर्शा दूं, या अपने N1वीं कक्षा है तो इस कक्षा की ऊर्जा को En1 से दर्शा दें, या N2वीं कक्षा है इसको En2 से दर्शाते हैं। तो जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का एक फोटोन उत्सर्जित करता है, यानी कि ये ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू, यानी कि यहाँ की ऊर्जा और यहाँ की ऊर्जा में डिफरेंस मात्र h न्यू का होता है, यानी कि En2 माइनस En2 माइनस En1 बराबर क्या होता है, h न्यू होता है। और h न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं आप, c बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा En2 माइनस En1 बराबर hc बाई लैम्डा। हम जानते हैं ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी E, उसका सूत्र होता है, ऊर्जा का सूत्र सभी के याद है क्या, वेरी गुड, कुछ विद्यार्थियों के याद है। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है कि जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 2 पाई की स्क्वायर एम ई की 4 अपॉन एच की स्क्वायर, ये ऊर्जा का सूत्र होता है। तो यानी कि दोबारा से देखो कि ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, माइनस जेड स्क्वायर बटे एन की स्क्वायर इंटू 2 पाई की स्क्वायर एम ई की 4 अपॉन एच की स्क्वायर। मान लो कि En2 की ऊर्जा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, N2 लग जाएगा, और En1 की ऊर्जा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1 लग जाएगा। और ये En2 और En1 के मान है इस समीकरण के अंदर पुट कर दिए जाएं, ये नील्स बोर की तृतीय अवधारणा है, यहाँ पर रख दिए जाएं तो क्या हो जाएगा, देखो रखकर En2 का मान क्या है, ये वाला मान है कि माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन एन की स्क्वेयर इंटू 2 पाई की स्क्वेयर एम ई की 4 अपॉन एच की स्क्वेयर, माइनस का निशान, फिर इसके आगे भी माइनस का है तो एक बार और माइनस का आएगा। उसके बाद में ये En1 का मान रख दो कि क्या है, ये माइनस जेड स्क्वेयर बटे एन की स्क्वेयर इंटू, अब ये N1 है और ये N2 था, तो पहले वाला N2 था, अब वाला N1 है, इंटू 2 पाई की स्क्वायर एम ई की 4 अपॉन एच की स्क्वायर। माइनस माइनस का निशान क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस का, तो ये निशान प्लस का कर दो। अब आप ऐसा करो कि प्लस को पहले लिख दो, माइनस को बाद में लिख दो, तो क्या हो जाएगा कि माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन N1 की स्क्वायर इंटू 2 पाई की स्क्वायर एम ई की 4 अपॉन एच की स्क्वायर, माइनस N1 वाला पहले लिख दिया, N2 वाला बाद में लिख दो कि जेड स्क्वेयर बटे N2 की स्क्वायर इंटू 2 पाई की स्क्वायर एम ई की 4 अपॉन एच की स्क्वायर। जो एक जैसे हैं इनको कॉमन ले लो, तो ये माइनस वाला और ये क्या है, प्लस वाला है, तो ये प्लस वाला को पहले लिख दिया मैंने, ये प्लस वाला मटेरियल था तो प्लस वाले को यहाँ लिख दिया और माइनस वाले को यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पर निशान प्लस वाला है, प्लस वाले को लगाओ चिन्ह लगाओ। अब जो कॉमन है, ये चीज़ें इतनी तो कॉमन ही है,
तो कॉमन को बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वेयर इंटू 2 पाई की स्क्वेयर एम ई की 4 अपॉन एच की स्क्वेयर। कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर 1 अपॉन n1 की स्क्वेयर माइनस इधर क्या बचा 1 अपॉन n2 की स्क्वेयर। यहां पर बच गया 1 अपॉन n1 की स्क्वेयर, यहां पर बच गया 1 अपॉन n2 की स्क्वेयर। और इस बराबर किसके है, ये h बराबर किसके चल रहा था, h न्यू कह दो या c बाई लैम्डा कह दो, h न्यू कह दो या न्यू की जगह c बाई लैम्डा लिख सकते हो आप लोग। तो h c बाई लैम्डा, h और c को इधर ले जाओ, h और c को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा h की स्क्वायर थी तो क्या हो जाएगी h की क्यूब और h और c यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा को ही न्यू बार कहा जाता है। 1 अपॉन लैम्डा को क्या कह देते हैं, न्यू बार यानी कि तरंग संख्या। और इसको एक नियतांक कहा जाता है जिसे रीडबर्ग नियतांक कहते हैं। और रीडबर्ग नियतांक को r, ये हाइड्रोजन के लिए होता है इसलिए RH से दर्शा देते हैं। और इसको किस से गुणा है, Z की स्क्वायर से गुणा है। और यहाँ पर क्या है 1 अपॉन n1 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 की स्क्वायर बराबर क्या है 1 अपॉन लैम्डा या न्यू बार। तो इसको 1 अपॉन लैम्डा या न्यू बार, इसको आगे लिखो तो आगे लिख दो कि 1 अपॉन लैम्डा के बराबर ये सूत्र आ जाएगा कि जेड स्क्वायर इंटू आर एच अपॉन आर एच 1 अपॉन n1 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 की स्क्वायर। देखो आर एच होता है वो हाइड्रोजन के लिए रीडबर्ग नियतांक होता है, आर एच का मान होता है 2 पाई की स्क्वायर एम ई की 4 अपॉन सी एच की क्यूब। और यहाँ पर पाई का मान 22/7 एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसका मान होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रीडबर्ग नियतांक में ये पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर 19 होता है, ये कूलाम में होता है। सी प्रकाश का वेग है जिसका मान 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बातें आप सभी जानते हो। सी का मान एच एक प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। ये मान यदि इसके अंदर रख दिए जाएं और कैलकुलेट किया जाए, इसका कैलकुलेशन किया जाए, तो ये आर एच का जो मान आता है वो आता है 109,677 सेमी की इनवर्स में। इसका मान आता है वो कितना आता है 109,677 सेमी की इनवर्स में। और यदि अपने को मीटर में बनाना हो तो कैसे बनाओगे, आर एच बराबर क्या जाएगा 109,677 है, सेमी को नीचे ले आओ तो अपॉन सेमी हो जाएगा। सेमी ये सी है, ये सेंटीमीटर है। सेंटी का अर्थ ही 10 की पावर माइनस 2 होता है, तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब मीटर को वापस ऊपर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा मीटर की इनवर्स। और 10 की पावर माइनस 2 को ऊपर लाओगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2 का अर्थ 100, और 100 से इसको गुणा करोगे तो 2 जीरो आ जाएगा। पॉइंट लगाना हो तो अपने को 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ जाएगा ये आर एच का मान 1.09677 इंटू 10 की पावर 7 मीटर की इनवर्स। या आप शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हो कि आर एच बराबर 1.097 सेंटीमीटर की इनवर्स। तो आर एच का मान ये होता है। और आर किसी के भी लिए रीडबर्ग नियतांक हो तो आर एच को जेड की स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। जैसे आप लिथियम के लिए निकाल रहे हो तो लिथियम का जेड कितना होता है 3 की स्क्वायर 9, तो आर एच का जो मान है उसको 9 से गुणा करोगे तो लिथियम के लिए बनेगा ये। जैसे आप कार्बन के लिए बना रहे हो तो 36 से गुणा करना पड़ेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 इंटू 6 36 है, तो 36 से गुणा करना पड़ेगा। तो लेकिन अपने सिलेबस में हाइड्रोजन ही है, तो आर एच का मान हाइड्रोजन के लिए बता दिया अभी 109,677 सेमी की इनवर्स होता है। और कैलकुलेशन में 109,700 काम में ले लेते हैं। और ऐसा पत्ती में 1.09 इंटू 10 की पावर 97 इंटू 10 की पावर माइनस 7 प्लस की 7 मीटर इनवर्स।
काम में ले सकते हैं। 1.097 इंटू 10 की पावर है 7 है यहाँ पर। सेमी के इनवर्स में मीटर में बताना हो, मीटर के इनवर्स में, तो क्या आ जाएगा 1.097 इंटू 10 की पावर 7, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, गुणा में 10 की पावर क्या लगानी पड़ेगी 7, मीटर इनवर्स में हो जाएगा फिर ये। ओके, ये तो थे आरएच के मान। आरएच के मान भी सभी विद्यार्थियों के ध्यान है। तो ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या थी। कुल मिलाकर अपना सूत्र ये आ गया कि 1/λ बराबर होता है RH जेड की स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन का जेड क्या होगा जाएगा 1, तो 1 की स्क्वायर 1 ही होगा, तो क्या बचेगा 1/N1 की स्क्वायर माइनस 1/N2 की स्क्वायर। तो ये सूत्र केवल हाइड्रोजन के लिए काम करेगा, अन्य के लिए काम नहीं करेगा। अन्य के लिए लगाना हो तो जेड की स्क्वायर से इसको गुणा करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे हल कर दें कि N1 की स्क्वायर और N2 की स्क्वायर का LCM ले लें तो क्या आ जाएगा N1 की स्क्वायर इंटू N2 की स्क्वायर, और N1 की स्क्वायर से N1 की स्क्वायर बचेगा क्या N2 की स्क्वायर माइनस N1 की स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है RH है और 1/λ बराबर। तो लैम्डा निकालना हो तो या तो आप ऐसा करो, इस समीकरण को उल्ट दो तो ये 1/λ, लैम्डा बदल जाएगा। इस R को उल्टोगे तो क्या हो जाएगा 1/RH, और ये ऊपर आ जाएगा तो क्या है ये N2 की स्क्वायर इंटू N1 की स्क्वायर है, N2 की स्क्वायर इंटू N1 की स्क्वायर अपॉन N2 की स्क्वायर माइनस N1 की स्क्वायर, N2 की स्क्वायर माइनस N1 की स्क्वायर। और लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 1/RH का मान होता है ना, वो याद रखना 912 एंगस्ट्रम में होता है, 912 एंगस्ट्रम में होता है इसका मान, ये याद कर लो 1/RH का मान 912 एंगस्ट्रम में होता है। तो क्या बचा है N2 की स्क्वायर इंटू N1 की स्क्वायर अपॉन N2 की स्क्वायर माइनस N1 की स्क्वायर, ये आ जाएगा कि 912 एंगस्ट्रम है, ये तो बाद में लगा दो चाहिए। यहाँ पर 912 टर्म आ गई और यहाँ पर क्या आ गई एंगस्ट्रम में आ गई N2 की स्क्वायर इंटू N1 की स्क्वायर, N2 की स्क्वायर माइनस N1 की स्क्वायर, तो ये आ जाएगा लैम्डा बराबर आएगा 912 N2 की स्क्वायर इंटू N1 की स्क्वायर अपॉन N2 की स्क्वायर माइनस N1 की स्क्वायर। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा ये एंगस्ट्रम में। जैसे मान लो कोई एग्जांपल दे दें आपके कि कोई है वो 5वीं कक्षा से छलांग लगाकर कोई तीसरी कक्षा में आ रहा है, तो N2 का मान कितना है 5 और N1 का मान कितना है 3। तो देखो इसको निकालने का तरीका देखो 912 इंटू N2 का मान क्या है 5, तो 5 की स्क्वायर इंटू N1 क्या है 3, तो 3 की स्क्वायर, N2 की स्क्वायर N1 की स्क्वायर, यानी कि दोनों की क्या कर दी स्क्वायर कर दी, स्क्वायर का गुणा, और नीचे क्या है N2 की स्क्वायर माइनस N1 की स्क्वायर, यानी कि इनकी स्क्वायर का अंतर, तो 3 की स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये एंगस्ट्रम में, तो कितना आ जाएगा 912 इंटू 5 5 25 3 तिया 9 अपॉन 5 5 25 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितने होते हैं 25 में से 9 गई, पहले 16 होते थे, तो 16 एंगस्ट्रम में आ जाएगा। तो ये जितना भी आएगा वो क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल किया हुआ है अपना, तो ये लगभग आप ज्ञात कर लेना, जो भी आएगा वो उत्तर हो जाएगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से पहली कक्षा में आता है, यानी कि यहाँ से पहली कक्षा में आता है, यहाँ से या यहाँ से किसी भी कक्षा में से पहली कक्षा में छलांग लगाता है, तो इस श्रेणी को कहा जाता है लाइमैन श्रेणी कहा जाता है। और लाइमैन श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा N1 का मान 1, यानी कि आता तो 1 में है, कहाँ से आता है 2 से 3 से 4 से, कहीं से भी आ सकता है ऊपर वाली से। और यदि ये कहीं से भी दूसरी कक्षा में आता है, तो दूसरी में आता है तो हो सकता है कि दूसरी में आता है तो यहाँ से आ जाए, या फिर यहाँ से आ जाए, या फिर यहाँ से आ जाए, या फिर
यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, तो इस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहा जाता है? बामर श्रेणी कहा जाता है। तीसरी को लाइमन बामर, तीसरी को कहा जाता है पासचन। तीसरी कक्षा में आता है, ऊपर वाली किसी से भी आई। पहली कक्षा में आता है लाइमन, दूसरी में आता है बामर, तीसरी में आता है तो इसे पासचन कहा जाता है। चौथी में आता है कहीं से भी तो इसको ब्रैकेट कहा जाता है। पांचवी में आता है तो इसको फंड कहा जाता है। और छठी में आता है तो इसको एम्फ्री कहा जाता है। इस प्रकार से लाइमन बामर पासचन ब्रैकेट फंड एम्फ्री। तो इनका क्रम होता है, इनका क्या क्रम होता है? देखो क्रम को आप ऐसे मानो कि यहां लिख देता हूं मैं कि लाया बापू, लाया बापू बर्फ है, लाया बापू बर्फ है। ला से बनाओ लाइमन, बा से बनाओ बामर, लाइमन बामर। पै से बनाओ पासचन, लाइमन बामर पासचन। बै से बनाओ ब्रैकेट, भै से बनाओ फंड, है से बनाओ एम्फ्री। लाया बापू बर्फ है, लाइमन बामर पासचन ब्रैकेट फंड एम्फ्री। तो इस प्रकार से ये है श्रेणियां। पहली कक्षा में आता है तो लाइमन बामर पासचन, दूसरी में आता है बामर, तीसरी में पासचन, चौथी में ब्रैकेट, पांचवी फंड और छठी में एम्फ्री। कहाँ से? किसी से आ जाए, पहली से ऊपर वाली से किसी आ जाए, यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। दूसरी में आ रहा है तो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कहीं से आए। तीसरी में आ रहा है तो तीसरी से ऊपर की कोई भी हो। चौथी में आ रहा है चौथी के ऊपर की कोई हो। पांचवी में आ रहा है तो पांचवी के ऊपर की कोई हो। इस प्रकार से पहली, नाम से स्पष्ट है कि ये कौन सी श्रेणी है? पहली श्रेणी है। पै से पै मिला दो, पहली होगी वो पैरा बैंगनी में। पै से पै, पहली पैरा बैंगनी में। ये कौन सी है? दूसरी। दै से मिलाओ, दै से दै मिलाओ, दूसरी कौन सी में होगी? दृश्य में। बाकी सभी बच गई वो किस में होगी? आवर्त में होगी। दूसरी दृश्य में होगी तो ये रंगीन बनाने का मैंने प्रयास किया, यानी कि ये दृश्य प्रकाश में होगी तो दृश्य अपने को दिखाई देता है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस प्रकार से कई प्रकार की श्रेणियां बनती है।